आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। एक शहर जब खामोश हो जाए तो क्या होता है? और हम बात करें बेंगलोर जैसे शहर की, जो हमेशा जागता रहता है, हमेशा शोरगुल से भरा। बिल्कुल। सोचिए, जेपी नगर की एक आम सी शाम, हफ्ते का कामकाजी दिन, पर सड़कें अजीब तरह से शांत हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी खामोशी से शुरू होता है। वो लिखता है कि हवा में एक भारीपन था, मानो पूरा शहर अपनी सांसें रोके हुए हो। और इसी अजीब खामोशी के बीच सीएमएस इंफो सिस्टम्स की एक कैश वैन वो अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। और देखिए, आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगा है वो कोई सूखी पुलिस रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बैंगलोर्स साइलेंट कैश वैन हॉरर। तो ये सिर्फ अपराध का ब्यौरा नहीं देता, बल्कि उस रात के खौफ को, उस मनोवैज्ञानिक दबाव को परत दर परत खोलने की कोशिश करता है। हाँ, तो आज हमारा मकसद भी यही है। हम सिर्फ एक डकैती की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने शहर के बीचों बीच डर की एक ऐसी दुनिया बना दी जहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। सही बात है। ये कहानी पैसे की लूट से ज्यादा इंसान के भरोसे और उसकी असलियत की लूट के बारे में है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि अपराधियों ने कौन से तरीके अपनाए, कैसे उन्होंने बिना ज्यादा हिंसा के सिर्फ माहौल और मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल करके सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया। क्योंकि इस कहानी में सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि क्या लूटा गया, बल्कि ये है कि कैसे लूटा गया। वो तरीका ही इसे एक आम डकैती से उठाकर किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा बना देता है। तो चलिए उस शाम के मंजर में वापस चलते हैं। कैश वैन में 3 कर्मचारी हैं, थके हुए हैं, दिन भर के काम के बाद घर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी चौकन्ने हैं। काम ही ऐसा है। जी, सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी है और बाहर की वो खामोशी। दस्तावेज में इस खामोशी के लिए अननेचुरल यानी अप्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई सुकून देने वाली शांति नहीं थी, बल्कि एक बेचैन करने वाला सन्नाटा था। और तभी जेपी नगर के पास एक मोड़ पर वैन के शीशे में पीछे से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती हैं। और ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। एक सेडान तेजी से आगे आती है और बहुत सलीके से वैन का रास्ता रोक लेती है। ये पहला कदम ही बताता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। हाँ। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प और चालाकी भरी बात है, वो है उस गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा एक स्टिकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी। ये स्टिकर वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है। सोचिए, सड़क पर आपको कोई सरकारी गाड़ी रोके तो दिमाग में पहली बात क्या आती है? आप सहयोग करते हैं। हाँ, आप सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सवाल करने से पहले आप आदेश का पालन करते हैं। इसमें एक भरोसे का भाव भी है और एक अनकहा डर भी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे मनोविज्ञान में अथॉरिटी बायस कहते हैं। हम अधिकार के प्रतीकों जैसे वर्दी या सरकारी निशान पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तो अपराधियों ने इसी मानवीय प्रवृत्ति का फायदा उठाया। उन्होंने कर्मचारियों के दिमाग को पहले कब्जे में ले लिया था। मतलब जहां खतरे का अलार्म बजना चाहिए था, हाँ, वहां उनका दिमाग ले रहा था कि वो एक सामान्य प्रक्रिया है। और इसी बीच उस गाड़ी से 4 लोग उतरे और उनके उतरने और चलने के तरीके के बारे में भी स्रोत में एक खास बात लिखी है। हाँ, उसमें लिखा है कि उनका तरीका एकदम नपातुला और सटीक था, जैसे उन्होंने सीन की 100 बार रिहर्सल की हो। उनमें कोई घबराहट या हड़बड़ी नहीं थी, जो आमतौर पर ऐसे अपराधों में दिखती है। बिल्कुल। ये क्या बताता है उनके बारे में? क्या ये कोई साधारण चोर उचक्कों का गिरोह था? बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन और सटीकता किसी साधारण गिरोह की निशानी है ही नहीं। ये या तो किसी सैन्य प्रशिक्षण का संकेत है या फिर बेहद लंबी और गहरी योजना का। हर कदम पहले से तय था। कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन आगे बढ़ेगा, सब कुछ कोरियोग्राफ किया हुआ लग रहा था। अच्छा। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपने हाव भाव और हरकतों से ही कर्मचारियों पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली थी। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने वैन के दरवाजे पर दस्तक दी। अब यहाँ एक और अजीब बात है। स्रोत बताता है कि उसकी दस्तक भी आम नहीं थी, बल्कि एक खास लय में थी, जैसे कोई गुप्त कोड हो। फिर उसने बहुत शांत और संधी हुई आवाज में कहा, रूटीन वेरिफिकेशन। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी मुस्कान। दस्तावेज में साफ लिखा है, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। ये लाइन पढ़कर ही सिहरन होती है। एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इस तरह के व्यवहार को कैसे देखते हैं? देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही अपराधियों के मनोविज्ञान को उजागर करती हैं।
एक लय में दस्तक देना एक पैटर्न स्थापित करता है। ये बताता है कि हम नियंत्रण में हैं। और वो मुस्कान, जिसे हम नॉन ड्यूशन स्माइल कहते हैं, जहां सिर्फ होंठ मुस्कुराते हैं, आंखें नहीं, वो धोखे का एक क्लासिक संकेत है। अच्छा। ये एक सचेत प्रयास है किसी को सहज महसूस कराने का, जबकि असल इरादा कुछ और है। ये मुस्कान किसी भी धमकी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये भरोसे का मुखौटा पहने हुए हैं। वो जता रहे थे कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी कि कुछ भी सामान्य नहीं है। और जैसे ही ड्राइवर ने झिझकते हुए दरवाजा खोला, ये सामान्य दिखने का नाटक खत्म हो गया। जिस आदमी ने बात की थी, उसने एक हथियार निकाला। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि हथियार को चलाया नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया। जी। और इस एक लम्हे में कर्मचारियों को लगा जैसे रात का तापमान अचानक गिर गया हो, ठंड बढ़ गई हो। उन्हें बाहर निकाला गया और कैश बैग के साथ सेडान में धकेल दिया गया। पूरी टीम ने ये सब बिना एक शब्द बोले, सिर्फ इशारों में किया। खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। हथियार का सिर्फ दिखाया जाना, चलाया ना जाना, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। गोली की आवाज पुलिस को बुला सकती थी, लोगों का ध्यान खींच सकती थी, लेकिन हथियार का खौफ सिर्फ उन 3 कर्मचारियों तक सीमित था। सही। ये दिखाता है कि वो हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करते। वे अनावश्यक क्रूरता से बच रहे थे। उनका मकसद था काम को खामोशी और सफाई से अंजाम देना, कोई तमाशा खड़ा करना नहीं। अब कहानी उस हिस्से में आती है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। कर्मचारियों को मास्क पहने लोगों के बीच गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी बेंगलुरु की उन्हीं जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी जिन पर वे रोज सफर करते होंगे, लेकिन कार के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी असल दुनिया से कटकर किसी खामोश सुरंग से गुजर रही हो। एक मिनट, यहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी शहर की सड़कों पर चल रही है, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये इस घटना का सबसे रहस्यमयी और डरावना पहलू है। और यहाँ 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली है तकनीकी। हो सकता है कि गाड़ी को आधुनिक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन तकनीक से लैस किया गया हो, जो बाहर की आवाजों को काफी हद तक रोक सकती है। लेकिन क्या ये तकनीक इतनी कारगर हो सकती है कि बेंगलुरु जैसे शहर का सारा शोर पूरी तरह खत्म कर दे? मुझे इस पर थोड़ा शक है। आपका शक जायज है, और यही दूसरी संभावना सामने आती है जो ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। हो सकता है ये ऑडिटरी एक्सक्लूजन का मामला हो। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डर या तनाव में होता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए बाहरी इंद्रियों जैसे सुनने की क्षमता को बंद कर देता है। अच्छा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खतरे पर केंद्रित हो जाता है। तो ये खामोशी शायद कार में नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के दिमाग में थी। अपराधियों ने डर का ऐसा माहौल बनाया कि उन कर्मचारियों की असलियत ही बदल गई। चाहे वजह तकनीकी हो या मनोवैज्ञानिक, इसका असर तो भयानक रहा होगा। दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एहसास। और इसी खामोश सुरंग में एक और दिल दहला देने वाली घटना होती है। एक कर्मचारी डर के मारे शायद अपनी आदत के अनुसार बहुत धीरे धीरे प्रार्थना करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो बुदबुदाने लगता है, उसके बगल में बैठा एक अपराधी बहुत धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। कोई झटका नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक ठंडा स्पर्श। और वो फुसफुसाता है, मत करो। सिर्फ ये 2 शब्द। ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि ये उनके विचारों और उनकी आस्था पर भी नियंत्रण का एक ठंडा एहसास था। मतलब उनकी उम्मीद पर भी कब्जा। बिल्कुल। प्रार्थना करना उम्मीद की एक निशानी है, एक निजी सहारा। उसे भी छीनकर अपराधियों ने उन्हें पूरी तरह से बेबस और अकेला महसूस कराया। स्रोत में ये भी लिखा है कि इस मत करो के बाद कार के अंदर का तापमान सच में और गिर गया, जैसे सचमुच ठंड बढ़ गई हो। ये तो किसी अलौकिक घटना जैसा लगता है। ये डर का शारीरिक असर हो सकता है। जब हम बहुत डरते हैं तो हमारे शरीर में खून का बहाव अंदरूनी अंगों की तरफ हो जाता है, जिससे त्वचा ठंडी महसूस होती है। लेकिन उन कर्मचारियों के लिए उस पल में ये किसी अलौकिक या अप्राकृतिक घटना जैसा ही महसूस हुआ होगा। अपराधियों ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनके मन और आत्मा को भी बंधक बना लिया था। ये खामोश सफर अंतहीन लग रहा था। आखिरकार डेरी सर्कल के पास, जो कि शहर का एक काफी व्यस्त इलाका है, सेडान धीमी हुई। उन लोगों ने कर्मचारियों को बिना एक शब्द कहे गाड़ी से बाहर धकेल दिया। और यहां स्रोत एक और अजीब बात का जिक्र करता है। उन्हें बेरहमी से नहीं फेंका गया, बल्कि लगभग
विनम्रता से धक्का दिया गया। ये विनम्रता भी उसी ठंडे दिमाग और प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। उनका काम हो गया था, कैश उनके पास था, अब उन्हें कोई फालतू की क्रूरता नहीं दिखानी थी। उनका एकमात्र मकसद था भीड़ में घुल मिलकर गायब हो जाना। और गाड़ी तेजी से भागी नहीं जैसा कि फिल्मों में होता है, बल्कि वो शहर के ट्रैफिक में ऐसे घुल मिल गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एक आम गाड़ी हजारों गाड़ियों के बीच पूरी तरह से अदृश्य। और यहीं शहर की भूमिका सामने आती है। शहर की भीड़ और शोर जो सामान्यतः अपराध को मुश्किल बनाते हैं, यहाँ उन अपराधियों के लिए छिपने का सबसे अच्छा पर्दा बन गए। उन्होंने शहर के शोर का इस्तेमाल अपनी खामोशी को छिपाने के लिए किया। वाह, वो खामोशी से आए, अपना काम किया और शहर के शोर में वापस लौट गए। और जब उन कर्मचारियों ने होश संभाला, खुद को सड़क के किनारे पाया, तो अचानक शहर की सारी आवाजें वापस लौट आईं। हॉर्न, लोगों की बातें, सब कुछ सामान्य था। एक पल के लिए उन्हें लगा होगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, कि उन्होंने वो खामोशी, वो ठंड, वो डरावनी मुस्कान सब कुछ अपने मन में ही महसूस किया था। लेकिन फिर उनकी नज़र अपनी खाली वैन पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि कैश जा चुका था। और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी और दार्शनिक बात कहता है। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक शिकार था, और शहर खामोशी से इसमें अपराधियों का साथी बना हुआ था। शिकार शब्द का इस्तेमाल बताता है कि निशाना पहले से तय था, और शहर का साथी होना एक शक्तिशाली विचार है। ये बताता है कि कैसे एक भीड़भाड़ वाला माहौल भी किसी के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमारे पास क्या बचता है? एक सरकारी स्टिकर का धोखा, भूतों जैसी सटीकता से किया गया एक ऑपरेशन, एक ऐसी कार जो खामोशी की सुरंग बन गई, और एक ऐसी विनम्रता जो किसी भी हिंसा से ज्यादा डरावनी थी। ये अपराध कम और कोई अप्राकृतिक घटना ज्यादा लगती है। इसका सबसे खौफनाक पहलू सिर्फ पैसे का जाना नहीं है। इसका सबसे खौफनाक पहलू है उन कर्मचारियों के लिए असलियत का टूट जाना, जिन चीजों को वे सामान्य मानते थे। शहर की आवाजें, सरकार का प्रतीक, इंसान की मुस्कुराहट, उन सभी को उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, अपराधियों ने सिर्फ कैश नहीं लूटा, उन्होंने उन कर्मचारियों से उनकी सुरक्षा का एहसास, उनकी सामान्य दुनिया की समझ भी छीन ली। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद कुछ परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत इस घटना को लगभग अलौकिक अंदाज में पेश करता है, एक डरावनी कहानी की तरह। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर वो खामोशी और वो ठंड किसी भूत प्रेत का काम नहीं, बल्कि किसी आधुनिक तकनीक या गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा हो, तो ये आधुनिक अपराध के भविष्य के बारे में क्या कहता है? कि क्या हम अपराध के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां अपराधी न सिर्फ किसी जगह या व्यक्ति को, बल्कि अपने शिकार के दिमाग और उसके संवेदी अनुभव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और एक शोर भरे शहर के इन खामोश कोनों में और कितने ऐसे अदृश्य शिकार चल रहे होंगे जिनके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाते।